जी, तो अब हमने देखना है लास्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स। आपको पता है 19वीं सदी से पहले पहले जो फिज़िक्स स्टडी की जाती थी वो थी क्लासिकल मैकेनिक्स, और उसके बाद जब श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और नील बोहर का मॉडल आया एटम का, तो उसके बाद हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स का रुख लिया। अब बेसिकली ये क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ फ्लॉज थे, ये चीज़ों को सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाद हमने सोचा कि ऐसी ब्रांच ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाई जानी चाहिए जो छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए काम कर सके। लाइक क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर हम लोग बड़े बड़े चीज़ों का मुतालिया करते थे, लाइक सन, अर्थ, प्लैनेट्स, गैलेक्सी वगैरह, इनके लिए सही रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है। लेकिन जब वही इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर रिज़ल्ट लगाए गए तो उनके रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट नहीं आए। तो फिर सोचा गया कि जो पुराने लाज हैं हो सकता है वो होल्ड ना कर रहे हों इलेक्ट्रॉन वगैरह पे। तो श्रोडिंगर साहब आए, उन्होंने इक्वेशन निकाली और उसके बाद फिर क्वांटम मैकेनिक्स से एक अलग से ब्रांच पढ़ी, ठीक है। तो हम कुछ डिफरेंसेस पॉइंट देखेंगे कि जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से अलग करते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये है ओल्ड एज मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स के मुराद स्टडी ऑफ मूवमेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे फिर? मॉडर्न एज मैकेनिक्स, ठीक है। उसके बाद डील्स विद लार्जर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपने फासला मापना है ज़मीन से सूरज का, तो आप एक ख़ास फार्मूला लगाएंगे। अब लेकिन वो फार्मूला प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन का जो फासला है उसके लिए वैलिड नहीं है, ठीक है, क्योंकि छोटी चीज़ों का बिहेवियर बड़े लेवल की चीज़ों के बिहेवियर से अलग हो जाता है। ये हमें बताया था डी ब्रॉगली साहब ने कि बड़े बॉडीज़ के साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो नॉन सिग्निफिकेंट होती है, लेकिन छोटे पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये पार्टिकल नेचर कम लगते हैं और इनकी डोमिनेंट क्या होती है? वेव नेचर, यानी कि छोटी चीज़ें वेव ज़्यादा करेक्टर रखती हैं और बड़ी चीज़ें पार्टिकल। तो जब दो चीज़ें अलग अलग हैं तो इनके लिए रूल्स, प्रिंसिपल्स और इनकी एवेल्यूएशन भी अलग अलग तरीके से होनी चाहिए। तो डील्स विद लार्जर ऑब्जेक्ट्स, तो ये क्या होगा? डील्स विद स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स, स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स लाइक, इसके अंदर क्या हो सकता है? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर क्या क्या हो सकता है? अर्थ, सन, गैलेक्सी, ठीक है। इसके अंदर ही हमारे पास आ जाएगा पेबल, पत्थर वगैरह। ये जो फिज़िक्स के रोज़मर्रा क्वेश्चंस हैं कि एक पत्थर आपने रस्सी से बांध के आप घुमा रहे हैं तो वो ये लाज लगाते हैं, वहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नहीं लगाएंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन एटम पे, प्रोटॉन पे, इलेक्ट्रॉन पे, मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई की जाती है, ठीक है। इसके अंदर न्यूटोनियंस लॉ होल्ड करते हैं, न्यूटोनियन लॉज। वो कौन से? 3 लॉ, न्यूटन का पहला कानून, दूसरा कानून, तीसरा कानून। वो क्लासिकल मैकेनिक्स हैं, चीज़ों की, बस की मूवमेंट के लिए, कार की मूवमेंट के लिए, सन की मूवमेंट के लिए, तो न्यूटोनियन लॉज इस्तेमाल किए जाते हैं। और इसमें क्या यूज़ की जाएगी? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। और वो क्या इक्वेशन है? आपने पढ़ा होगा, d² साई प्लस 8 पाई स्क्वेयर m/h² E माइनस वी साई इज इक्वल टू 0। छोटे ऑब्जेक्ट्स के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और बड़े ऑब्जेक्ट के लिए न्यूटोनियन लॉज। ये जो क्लासिकल मैकेनिक्स है अभी बताया है, ये पार्टिकल नेचर को अकाउंट करती है, पार्टिकल नेचर अकाउंट करती है, यानी कि चीज़ों को पार्टिकल मानती है। ज़मीन एक पार्टिकल है, सूरज एक पार्टिकल है, बड़ा पार्टिकल है, लार्जर ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स क्या कहती है कि भाई ये पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं साइज़ के अंदर, तो इनके साथ वेव एसोसिएटेड भी होती है। यानी कि अगर मैं यहाँ से सामने दीवार के ऊपर सूरज को मारूं तो वो इम्पैक्ट काज करेगा, लेकिन जब और पार्टिकल की तरह जाएगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से मारूं तो इलेक्ट्रॉन सीधा नहीं जाएगा बल्कि वो वेव की शक्ल में जाएगा, ठीक है। तो छोटी चीज़ों के लिए फिर क्वांटम मैकेनिक्स वैलिड है। और इसने क्या किया? इसने डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स को लेके आए, अकाउंट किया गया, ठीक है। और डुअल नेचर किसने दी थी?
डी ब्रॉगली ने। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि वेवलेंथ और मोमेंटम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं एंड कनेक्टेड विद प्लांक्स कांस्टेंट। यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जो कि साइज़ में बहुत कम है, यानी कि भी मोमेंटम है, ये मास और वॉल्यूम भी, या मास और वेलोसिटी, तो जिसका मास कम है उसके साथ वेव ज़्यादा, और जिसका मास ज़्यादा है उसके साथ वेव कम एसोसिएटेड होगी, छोटी वेव एसोसिएटेड होगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोटे छोटे हैं तो वेव सिग्निफिकेंट ज़्यादा होगी, इसलिए इनका वेव नेचर डोमिनेंट है, लेकिन पार्टिकल नेचर भी साथ में लेके चलते हैं। लेकिन वो तो पार्टिकल हैं, उनका मास बहुत ज़्यादा है, तो वेव क्या होगी, बहुत नेग्लिजिबल होगी, ठीक है ना। तो इसलिए इनको पार्टिकल नेचर का अकाउंटेंसी मिलता है। ये क्या होता है, एक्यूरेट रिज़ल्ट देते हैं, एक्यूरेट रिज़ल्ट, ठीक है। लेकिन ये एक्यूरेट रिज़ल्ट नहीं देते हैं, ये क्या कहते हैं, प्रोबेबल रिज़ल्ट देते हैं। मतलब चीज़ों का अच्छे तरीके से एक ख़ास पोजीशन पे लोकेलिटी नहीं बताया जा सकता, लेकिन ये एक्यूरेट रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है। छोटी चीज़ें होती हैं, मान लें मेरे हाथ में इलेक्ट्रॉन है, अगर मैं इसकी पोजीशन फाइंड करना चाहूँगा तो कोई ऊपर से अगर रेडिएशन फेंकूँगा तो रेडिएशन लगते ही ये पार्टिकल भाग जाएगा, पोजीशन डिटरमिन नहीं कर पाएंगे इसकी, ठीक है। लेकिन अगर यही बड़ा ऑब्जेक्ट है, लार्जर ऑब्जेक्ट है, तो उसके ऊपर लाइट का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, तो वो वहीं रुका रहेगा, पोजीशन आ जाएगी उसकी। तो कहने से मुराद है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट देगा और ये प्रोबेबल रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है। और इसी से रिलेटेड एक बात है जो हाइजेनबर्ग ने बोली कि टू ऑब्जर्वेबल्स, मतलब टू पैरामीटर्स कैन बी डिटरमिन्ड एट सेम टाइम, ठीक है। थोड़ा नीचे लिखेंगे इसको, लेकिन उन्होंने कहा टू ऑब्जर्वेबल्स कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एट सेम टाइम। यानी कि अगर आप पोजीशन मेजर करना चाह रहे हैं तो मोमेंटम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। मान लें एक पार्टिकल जा रहा है, कहीं पे मूव कर रहा है, तो एक ख़ास उसका मोमेंटम होगा। जब आप उस पर लाइट डालेंगे तो मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो पोजीशन भी नहीं हम लोग मेजर कर सकते। तो मतलब दो क्वांटिटीज़ एक वक्त में हम लोग फाइंड नहीं कर सकते, एक वक्त में एक ही मालूम कर सकते। लेकिन ये हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके ऊपर किसी भी लाइट का इफ़ेक्ट जल्दी से नहीं होता, मतलब मास हैवी है, तो जो रेडिएशंस आ रही हैं उनका मास बहुत कम होता है, पार्टिकल नेचर उनकी बहुत वीक होती है, तो उस पर इम्पैक्ट नहीं होता, तो पोजीशन भी आ जाती है और मोमेंटम भी आ जाता है इसका, ठीक है। उसके बाद अगर यूनिट्स की बात कर ली जाए तो इसमें जो यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, यूनिट्स आर यूज्ड, कौन कौन से यूनिट्स होते हैं, बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं तो बड़े यूनिट इस्तेमाल करें, लाइक केजी, उसके बाद मीटर, उसके बाद लेंथ का मीटर केजी, उसके बाद सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आप कौन से यूनिट कर सकते, किलोमीटर पर सेकंड वगैरह वगैरह वाले यूनिट इस्तेमाल। मतलब जो कार, बसों और बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए यूनिट इस्तेमाल किए जाते हैं, किलोग्राम बहुत अच्छा खासा मास है। लेकिन छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके यूनिट्स कहाँ पे होते हैं, इनके यूनिट्स ऐसे होते हैं, अगर लेंथ के किए जाएँ नैनोमीटर्स, यानी कि 10⁻⁹ मीटर। उसके बाद फेम्टोमीटर्स, FM 10⁻⁻12 मीटर। उसके बाद माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर। अगर मास की बात की जाए तो वो नैनोग्राम, यानी कि 10⁻⁹ ग्राम, ठीक है। इस तरह के मास के यूनिट्स आ जाते हैं छोटे छोटे। उसके वेलोसिटी की बात की जाए तो सेंटीमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितने सेंटीमीटर तय कर रहा है। तो छोटे यूनिट्स, छोटे ऑब्जेक्ट्स छोटे यूनिट्स, बड़े ऑब्जेक्ट्स बड़े यूनिट इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं आपके पास जो कि क्वांटम मैकेनिक्स को क्लासिकल मैकेनिक्स से डिफरेंशिएट करते हैं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स 19वीं सदी से पहले वाली, या इसको 20वीं सदी से पहले वाली बोल सकते हैं। यानी कि आप देखें कि 1900 से पहले वाला जो पीरियड था हमारे पास, तो उसको क्या बोला जाता था, क्लासिकल मैकेनिक्स का पीरियड। 18वीं सदी 17वीं सदी की फ़िज़िक्स जो डेवलपमेंट की जा रही थी। लेकिन 1900 के बाद वाला जो पीरियड है उसको बोला जाता है क्वांटम। ऐसा नहीं है उसका इस्तेमाल नहीं करते, जब फिज़िक्स के अंदर प्रॉब्लम आती हैं
या केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम आती हैं हमारी कि एक बड़ा ऑब्जेक्ट या एक बाइक मूव कर रही है, एक पूरा बल्क मूव कर रहा है, तो फिर इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, प्रोटॉन मूव कर रहा है, न्यूक्लियस मूव कर रहा है, या कहीं पे रिएक्शन हो रहा है, स्पीड को मेजर किया जाए तो क्वांटम मैकेनिकली हम लोग उनको ट्रीट करते हैं। सो दिस इज़ लास्ट टॉपिक ऑफ आवर चैप्टर। क्वांटम मैकेनिक्स को हमने सम अप कर लिया है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू।